नमस्कार प्यारे साथियों, अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने पूर्व निर्धारित तौर तरीके से आज करंट की क्लास लेकर उपस्थित हैं। मैं सुधांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस खूबसूरत से सफर को जहां पे हम करंट की न्यूज का एनालिसिस करते हैं। तो चालू करने से पहले एक घोषणा ये है कि आप सभी के लिए जीरो टू शून्य से शिखर जिसे कहते हैं, जीरो टू पीक, एक नया कार्यक्रम हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी 6 से लेके 12वीं तक की जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी वो सारी चीज़ें जल्दी ही आपके लिए प्रारंभ की जाएंगी। डेट मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर देने वाला हूँ और आप सभी लोग दबा करके लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे हम थोड़ा सा और मोटिवेट हों और बेहतर चीज़ों को आपके लिए ला सकें। आइए प्रारंभ करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र को। तो पहला है कि फिल्म निर्माता अन्नपूर्णा राय ने जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजेंटी पुरस्कार। क्या है ओरिजेंटी पुरस्कार? तो बेटा ये एक इंटरनेशनली फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। अन्नपूर्णा राय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजेंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। इस फिल्म को समारोह में अनुराग कश्यप ने प्रस्तुत किया था। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज इस वर्ष एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो कि वहां गई थी। इस फिल्म में नाज शेख और सुमी बघेल मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्माण शुभांशु रॉय, रोमिल मोदी और रंजना सिंह ने किया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये मुंबई में दो महिलाओं की कहानी है जो अचानक से आपस में जुड़ जाती है। पुरस्कार स्वीकार करते हुए अन्नपूर्णा राय ने यह सम्मान उन महिलाओं को समर्पित करने के लिए कहा जिन्हें कमतर आंका जाता है, नजरअंदाज किया जाता है या चुप कराया जाता है। हालांकि अगर मैं चीज़ों को एनालिसिस करूं तो महिलाओं को चुप कराना इतना आसान नहीं है। अब वो महिलाएं शायद मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई हैं या फिर महिलाएं काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं से अब क्या ही कह सकते हैं, महिलाओं को कुछ भी कहने से बचा जाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। खतरनाक चीज़ों पे हाथ नहीं डालते हैं, ठीक है। तो लगातार न्यूज़, अब ऐसी घटनाएं, हस्बैंड टीजिंग की घटनाएं, वाइफ टीजिंग की घटनाएं तो लगातार चल रही थी। वाइफ पनिशमेंट, तमाम चीज़ें जो है क्या कहते हैं, जो घरेलू हिंसा थी उसमें पहले ये हिंसा स्त्रियों के खिलाफ होती थी, अब नए में ये हिंसा पुरुषों के खिलाफ होती है। तो और पुरुषों को लगातार मारा जा रहा है। तो अभी तक जो ये कहते हैं ना कि दहेज पीड़िता महिला होती थी, अब पत्नी पीड़िता पुरुष हो गए। खैर, जस्ट एक ऐसे ही, लेकिन चलिए, बात सही है कि इतने सालों में हमने जिस महिला को चुप कराया, जिस महिला को नजरअंदाज कराया, आज उसकी बात उठना जरूरी है। वेनिस फिल्म समारोह का ओरिजेंटी खंड सिनेमा में नवोन्मेषी आवाजों को पहचान के लिए जाना जाता है। नवोन्मेषी का मतलब है जो नई चीजें हैं, जो नई चीजें, एक अलग चीजें हैं, उसके लिए जाना जाता है। इससे पहले ये चैतन्य तन्हाड़े की कोर्ट और करण तेजपाल की स्टोलन जैसी फिल्म, भारतीय फिल्म, ये पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो अन्नपूर्णा राय ने क्या जीता? ओरिजेंटी पुरस्कार। और ये आपको सिंपल सी बात ये है कि ऐसे मुद्दे पीसीएस आपके बेहतर तरीके से उठाते हैं। तो नाम क्या है? नाम है इनका अन्नपूर्णा रॉय। इन्होंने क्या जीता है? ओरिजेंटी पुरस्कार, ठीक है। ओरिजेंटी पुरस्कार कहाँ होता है? तो वेनिस फिल्म समारोह में दिया जाता है। चौथा वेनिस फिल्म समारोह था, 82वां वेनिस फिल्म समारोह था। किसके लिए? फीचर फिल्म
सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए मिला है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला चलते हैं बेटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली को चुनाव में जीतने के लिए बधाई दी। अब सिंपल सी ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि यहाँ से भी सीधे प्रश्न आए हैं और ये भी राष्ट्र और उसके नए चुने गए प्रतिनिधि, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पीसीएस में ही पूछे जाते हैं। आप सबके लिए एक खुशखबरी ये है कि बेटा आपने जितना पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री, उससे ही पेट के 2 से 3 क्वेश्चन फंसे हैं। दोपहर वाली क्लास में मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। और जिन्होंने मुझसे पॉलिटी पढ़ा है और मॉडर्न हिस्ट्री जिन्होंने जो पढ़ा है, आप वो भी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा कि देखो बेटा सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे लग रहा है कि नोट्स से ही उठा के पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो जो पढ़ाया वो आया, पेट में जो पढ़ाया वो आया। तो याद रखिएगा कि हम भले से यूपीएससी और पीसीएस के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे सारे एग्जाम्स को भी कवर करते चल रहे हैं। तो आपकी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और करंट के लिए आपको जो न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं उसको भी देखिएगा कि बहुत जल्दी से आगे जो जितने भी एग्जाम आएंगे वो सभी को आप देखेंगे कि करंट हमने कहीं ना कहीं से वही उठाया है जो करंट पूछा गया है। तो हमने कहा था ना बेटा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एज इट इज पूछा जा रहा है। तो आप लोग लगे रहिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लाल सागर में समुद्री केबल का सिलसिलेवार खराबियों के कारण भारत और दक्षिण एशिया के कई देशों में इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिनों में हमारे वीडियोज आने में लगातार लेट हो रहा था। मुझे क्या पता था कि ये स्थिति थी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नियामक संस्था नेटबॉल्स ने बताया कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई और भारत सहित कई देशों में इंटरनेट की गति धीमी हो गई है और इंटरनेट सेवा बार बार रुकावटें आ रही हैं। एक्चुअल में क्या है, ये जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या, जैसे ये है ओवरसीज, मतलब ये समुद्र है, इन्होंने इस समुद्र के भीतर से ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा। पूरे समुद्र के भीतर एकदम ऑप्टिकल फाइबर का जाल है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पनडुब्बियां हैं, कुछ मछलियां हैं जिनके कारण ये टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो जो इंटरनेट है उस पे संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। नेटबॉल्स के अनुसार भारत भी प्रभावित देशों में शामिल है, लेकिन भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने कहा कि घरेलू डेटा नेटवर्क पर इसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑपरेटरों ने बताया कि नेटवर्क में बैकअप सिस्टम मौजूद है और समुद्री केबलों के कई रातों से इंटरनेट सेवा जारी रखने की व्यवस्था की गई है। प्रभावित प्रणालियों में दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, पश्चिम यूरोप के 4 केबल हैं, जिसमें टाटा कम्युनिकेशन सहित एक संघ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बीच तोड़फोड़ की आशंका जताई जा रही है, लेकिन घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ओवरसीज जो तार हैं, इससे प्रश्न आए हैं कि दुनिया में इंटरनेट व्यवस्था के लिए पूरे समुद्र के भीतर तारों का एक जाल बनाया गया है। ठीक है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे जाननी है। लाल सागर कहाँ पे है अभी, वो जो सॉरी मैंने उसको वो नहीं किया, आप लाल सागर को देख सकते हैं मैप में कि जाकर के आज के डेट में लाल सागर बहुत ही ज्यादा युद्धग्रस्त एरिया बन चुका है। ठीक है, तो इस न्यूज पे मैं एक रील बना दूंगा, आप लोगों को वहां पे लाल सागर में बेहतर तरीके से दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, देखते रहिए, बस आपके लिए सारी चीजें मैं लेके आऊंगा, देखते रहिए, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देते रहिए। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट है कि ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी एक नए समझौते के करीब। ईरान के विदेश मंत्री शहीद अब्बास अरागी, ये एक्चुअली क्या है कि जो ईरान पे प्रतिबंधों का दौर चला वो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के कारण चला, और ईरान का परमाणु कार्यक्रम अगर ईरान किसी आईएईए अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के से
कोई एग्रीमेंट पर आया है तो इसका मतलब ये है कि अब ईरान दुनिया के साथ जुड़ने के करीब आ चुका है। अगर ऐसा कोई समझौता होता है तो हम देखेंगे कि बहुत जल्दी हमारे जो पोर्ट हैं वो काम करने लगेंगे। कौन से पोर्ट? हमने जो ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया है वो। अब चाबहार पोर्ट जैसे ही अगर आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। अब भारत से इधर जाएंगे तो ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इधर जाएंगे तो ये है ईरान। ठीक है बेटा। अब हम यहां से क्या करेंगे, मुंबई से जाएंगे कहाँ? चाबहार। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है जिसको चीन में सीपीईसी के तहत डेवलप किया है। अब यहां से हम ईरान होते हुए रोड और रेल लाइन से हम रशिया जाएंगे। यानी अब अभी हम जो यहाँ से निकल रहे थे, पूरा जो है इंडियन ओशन क्रॉस करके हम साउथ चाइना सी में जा रहे थे, साउथ चाइना सी से फिर ऊपर जाके हम रशिया की तरफ जा रहे थे, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। रशिया से हमारा रोड और रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगा, और इससे क्या होगा कि वो रशिया से नहीं, अब अगर रशिया में घुस जाओगे तो पोलैंड के रास्ते पूरे के पूरे आप यूरोप में अपना माल भेज सकते हो। यानी भारत के लिए आईमैक के अलावा भी एक गलियारा तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसी जरूरी है कि ईरान में शांति हो, और ईरान में शांति के लिए ईरान पे जो है जितने भी क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जितने भी रोक लगी हुई है उसके परमाणु कार्यक्रम के चलते वो सारी चीज खुले। उसके लिए जरूरी है कि ईरान और आईएईए से कोई समझौता हो। ठीक है, शुक्रवार को ईरान और आईएईए से बात शुरू हो गई है। श्री अरागची ने अमेरिका के साथ संभावित परमाणु वार्ता का भी संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। ईरान और अमेरिका ने गत 15 जून को ओमान में परोक्ष वार्ता के छठे दौर में की योजना बनाई थी, लेकिन 13 जून को इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु व सैन्य ठिकानों पर हमला के बाद इसे रद्द कर दी गई। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर हमला किया। देखिए, याद रखिएगा कि अमेरिका का ही आउटलेट है इजराइल, और एक्चुअल में जो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध है वो अगर आप एनालिसिस करेंगे, उसको बेहतर थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय नजरिए से देखेंगे, तो बेसिकली ये मध्य पूर्व में अमेरिकी साजिश का ही परिणाम है। क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे मध्य पूर्व के देश, अब देखेंगे यूएई जैसे देश ब्रिक्स में आ गए। अब ये कच्चे तेल वाले देश हैं, इन्हें डरा के रखना है, और इन्हें डराने के लिए अमेरिका का एक आउटलेट है। कौन? इजराइल। कुछ भी होता है कोई ना कोई बहाना बना के इजराइल से अटैक करा देते हैं। इजराइल छोटा सा देश इतना लंबे समय तक सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ी बात तो होगी। अब इससे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकता है। ठीक है, चलिए। अभी आईएईए से जो विधेयक वो होगा, समझौता होगा, वो फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाएगा, और अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पास कर देता है तो इससे ईरान और आईएईए के समझौते को रेटिफाई कर लिया जाएगा। देखते हैं वास्तव में ये अमेरिका के जो कहते हैं ना, अमेरिका तब ये कहेगा दुनिया में कि हमने ईरान को झुका दिया, हमने ईरान को झुका दिया, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया, हमने ईरान को झुका दिया। और ट्रम्प फिर से कहेंगे कि हमें चाहिए क्या? शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगले न्यूज पर आते हैं। कनाडा ने आधिकारिक तौर पर स्वीकारा कि खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी गुटों को आंतरिक स्रोतों से मिल रही वित्तीय सहायता। काफी लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो कनाडा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसमें खालिस्तानी चरमपंथियों के सपोर्टर के तहत जो है क्या है
कि उनकी सरकारें चल रही थी। अब क्या हुआ कि जो सरकारें वहाँ की बदल चुकी हैं, वहाँ का चुनाव खत्म हो चुका है। अब जब सरकार बदल गया है तो भारत के साथ में जो उनके संबंध इस मुद्दे पर खराब हुए थे, आप देखेंगे कि कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारत उनके यहाँ किलिंग करवा रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। तो कनाडा ने अब क्या किया है कि अपना स्टांस बदला है और कहा है कि हम ये मानते हैं कि खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी गुटों को देश के आंतरिक स्रोतों से वित्तीय सहायता मिल रही है। खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक अलगाववादी मूवमेंट है जो पंजाब के क्षेत्र में चलाया गया है। खालिस्तान को लेकर के ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी चर्चा में रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप लोग, एक कहानी है बड़ी लंबी सी, एक सेशन कर लेंगे जिसमें, या फिर हम लोग जब ऑफलाइन मिलेंगे तो इस पे चर्चा कर लेंगे। आप लोग ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, आप लोग कभी भी रिमाइंड करा सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से सेशन कर दूंगा। रिपोर्ट के अनुसार कानूनी प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने पाया कि खालिस्तान समर्थक गुट को कनाडा के लोगों और यहाँ के नेटवर्क से वित्तीय सहायता मिलती है। इन गुटों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन शामिल हैं। ये दोनों गुटों को कनाडा के आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठनों में सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यहाँ गुटों का कनाडा में एक व्यापक धन उगाहने का नेटवर्क था। वहीं अब ये ऐसे लोग छोटे मोटे गुटों के माध्यम से काम करते प्रतीत होते हैं जो किसी विशिष्ट संगठन से जुड़े बिना खालिस्तान के मुद्दे पर समर्थन करते हैं। कनाडा सरकार ने चेतावनी दी है कि आतंकवादियों के वित्त पोषण से कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमेरिकी जो संघीय न्यायालय है उसने एक फैसला दिया है। फैसला क्या दिया है कि जो आपने जो गूगल सर्च है, अब वो लगभग पूरे सर्च इंडस्ट्री पे, यानी अगर आप देखें तो गूगल था, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर था, माइक्रोसॉफ्ट था, अब उन सबको वो करके गूगल ने सर्च इंजन के क्षेत्र में एकाधिकार हासिल कर लिया है। गूगल ने डिवाइस निर्माताओं और ब्राउजरों के साथ सौदा करके सर्च इंजन बाजार में अवैध रूप से एकाधिकार बनाए। आप देखेंगे जब आप फोन लेने जाएंगे, कोई सा भी फोन आप लेने जाएं, तो गूगल और गूगल की एप्स उसमें इनबिल्ड मिलते हैं। आप चाहो न तो भी आपको उसे अपने मोबाइल में रखने हैं। मोबाइल चलाना है, एंड्रॉयड चलाना है, तो आपको जीमेल पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी धीरे धीरे गूगल ने क्या किया कि पूरे के पूरे डाटा मार्केट में एकाधिकार बना लिया, मोनोपोली बना लिया। अब ये डाटा क्या होता है? डाटा आपको चीजें बेचने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने क्या क्या सर्च किया है उसका डाटा है गूगल के पास में। अब गूगल आपके बारे में ऐसी ऐसी जानकारी भी रखता है जो आपको नहीं पता है, तो अब उस जानकारी को वो किसी कंपनी को बेच सकता है और कंपनी से कह सकता है कि ये व्यक्ति को ये चीजें चाहिए, आप बेचो। अब बदले में गूगल इसके लिए पैसा चार्ज करेगा। डाटा मोड विशाल उपयोगकर्ता डाटा तक अनन्य पहुंच है, जो सर्च एल्गोरिदम और विज्ञापन लक्ष्यीकरण में सुधार बनाए और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को संदर्भित करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये विज्ञापन दिखाने और चीजों को बेचने के लिए, मोनोपोली के लिए, ये एक बड़ा खतरनाक चीज है कि दुनिया के डाटा पर एक कंपनी का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें काफी ज्यादा डरावनी है। ठीक है, अब ये है एससीओ में भारत, चीन, रूस ने दिए कई बहुध्रुवी वैश्विक व्यवस्था के संकेत। अब ये चीजें एक मिनट, आपको मैं
न्यूज़पेपर में ही दिखा देता हूँ। तो देखिए, एक तो कल का आर्टिकल है बाढ़ का विनाशकारी स्वरूप। ये बेसिकली भारत की ड्रेनेज सिस्टम और बदलते इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेकर के एक आर्टिकल है। ठीक है, कनाडा की स्वीकारोक्ति, जिसपे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। ठीक है, अमेरिका का व्यापार घाटा, यानी भारत को अमेरिका से व्यापार करने में कितना जो है क्या कहते हैं पैसा बचता था, तो लगभग 62 अरब डॉलर। ठीक है, साहित्य में विचारधारा थोपने का षड्यंत्र। ठीक है, अब साहित्य और समाज करके ये अगर आप देखें तो एक समय था तो यूपीएससी का फेवरेट एरिया था, और जिस समय यूपीएससी प्रश्न पूछता था कि फिल्में भारतीय समाज के एक क्या कहते हैं शीशे की तरह काम करती हैं, तो वो चीजें आपको वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन आज की डेट में ये चीजें आउटडेटेड हो गई हैं। ठीक, ये है, और एक ये साक्षात्कार है। और अगर जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पर भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट, बिगड़ता पर्यावरण और बढ़ती हुई आपदाएं, वही जो चीजें वहां राष्ट्रीय जागरण में है वही चीजें यहाँ पर भी, वही इन्वायरमेंट को लेकर के, और खास करके आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, आज के सेशन में इतना ही करते हैं, मिलते हैं और बात करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम लोग बात करेंगे जब दोबारा मिलेंगे तो आज के दूसरे सेशन में हम बौद्धिज्म और जैनिज्म पे बात करेंगे, और 6ठी शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व में जो भारत में नए धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ वो आज शुरू करेंगे, और साथ ही साथ उसी क्लास में हम पहले पेट के उन प्रश्नों को भी देखेंगे जिन प्रश्नों से हमने अभी 2-4 किया है, यानी पेट के एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे फंसे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।